अब जिस चैप्टर के रिगार्डिंग बात करने चले हैं बेटे वो है क्लास 12th का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। बेसिक आप लोग इसके पिछले वीडियो में कर चुके हो, अगर नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटे, वहां से जाकर के बेसिक देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बेटे एक्सरसाइज जो है वो 7.1 के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एक्सरसाइज चलेगी बेटे अपने 7.1 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो वो कह रहा है बेटे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालिए बेटे। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव मींस बेटे इंटीग्रेशन, यानी कि आपको वो ये कह रहा है इनडायरेक्टली कि sin 2x का इंटीग्रेशन कर दो। बेटे अगर हम लोग sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे होता है। बच्चे बेसिक में जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो sin ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos ax ओवर a, ये फॉर्मूला होता है बेटे, और प्लस c भी आता है पीछे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ax अपॉन a प्लस c। इसीलिए बेटे जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि होगा कैसे। बेटे यहाँ पे अगर ये वाला फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो a की जगह 2 है, हम लोग देख पा रहे हैं, जहाँ मेरा a है स्टैंडर्ड फार्मूले वहाँ मेरा 2 है। तो यानी कि अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ओवरऑल बनेगा माइनस का cos 2x ओवर 2 प्लस c, पीछे आंसर, दैट्स इट। बच्चे ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। बस आपको यही स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो अप्लाई करना था और वो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि स्टैंडर्ड फार्मूला में जहाँ a है, मुझे 2 गिवन है बेटे, तो a को 2 से रिप्लेस करके और हमारा काम बन गया। ये जो पहला क्वेश्चन था बेटे बहुत आसान था। सिमिलरली अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ बेटे, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो उसमें भी वो यही कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cos 3x। cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालिए। cos 3x का एंटी डेरिवेटिव, अगर आपको फार्मूला ध्यान होगा बेटे जो मैंने आपको बेसिक में करवाया था, तो cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन होता है उसका फार्मूला देखिए। जो cos ax का इंटीग्रेशन होता है बेटे वो होता है sin ax अपॉन a प्लस c। जैसा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वैसे ही बेटे ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन a प्लस c। तो अगर वो मैं यहाँ अप्लाई करूँ बेटे, तो अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो जहाँ मेरा a है वहाँ मेरा 3 है, स्टैंडर्ड फार्मूले में a है, क्वेश्चन में 3 है। तो हम क्या करते हैं बेटे, स्टैंडर्ड फार्मूले में ही a की जगह 3 पुट कर देते हैं। तो a की जगह बेटे मैंने 3 रख दिया, इधर भी मैं a की जगह क्या रख दूंगा बेटे, 3 रख दूंगा। a की जगह 3 प्लस c, पीछे आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटे। बिल्कुल आपने देखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हाँ, इन केस अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है बेटे फिर थोड़ा आपको मुश्किल होगी। बेटे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, वो है कि आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है e की ax का। एक बात ध्यान रखना बेटे जो मैंने मिस कर दी कि पीछे dx लिखना जरूरी है। अगर आपने dx नहीं लिखा बेटे तो वो नंबर आपका काट लेगा। तो e की ax का इंटीग्रेशन बेटे आपको फार्मूला ध्यान होगा कि e की ax का इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि e की ax का इंटीग्रेशन होता है बेटे e की ax और अपॉन में a प्लस c। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटे। अब मेरे को इसमें कुछ सोल्व करने लायक कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये इसी का ही इंटीग्रेशन करना था और वही मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटे। तो यही हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि ax प्लस b रेज टू द पावर 2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। पीछे dx लिखना कंपलसरी है बेटे। इसके लिए हमारे को याद रखना है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे था। x की n का इंटीग्रेशन था x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो बेटे जैसे हमारे पास ये फार्मूला है
तो हम इसी को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना बेटे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल ध्यान से समझो बच्चे कि करना कैसे है इसको। अब इस ये x है बेटे, यहाँ कंप्लीट ये x की जगह आ गया, तो यहाँ पे भी x की जगह ax प्लस b को लिख दो कि पावर n प्लस 1। अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो n की वैल्यू कितनी बेटे 2 है, तो 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 इंटू बच्चे यहाँ पे x की पावर n था तो x का डेरिवेटिव होता है बेटे 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं गया। मगर हमें क्या करना है, हमें साथ में डेरिवेटिव भी करना है बेटे। किसका डेरिवेटिव करना है, ax प्लस b का, ठीक है। और वो इंटू में नहीं होगा, वो नीचे डिनोमिनेटर में होगा, तो इंटू में 1 बार लिख देंगे। तो देखो बेटे क्या होगा कि ये 2 प्लस 1 3 और ax प्लस b की पावर भी 3 हो गया। और बेटे डेरिवेटिव अगर ax प्लस b का होगा तो a होगा और वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और प्लस c रहेगा पीछे आंसर। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन होगा। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को एक बार फिर से करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि आप न्यू कमर हो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। ध्यान से समझना बेटे, जैसे मुझे इसका करना था ax प्लस b की पावर 2 का ना इंटीग्रेशन करना है, तो हमें ये फार्मूला पता है। और नीचे ही ना बेटे डेरिवेटिव भी करना है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करना है x का और प्लस c, ओवरऑल ये फार्मूला होता है। पीछे यहाँ पे dx भी है, तो ओवरऑल ये फार्मूला होता है बेटे। अब जैसे मेरे पास x की जगह ये कंप्लीट है, n की जगह 2 है, कंपैरिजन करके देखो बेटे, x की जगह ये है, n की जगह 2 है। तो मैंने इसको जब इंटीग्रेट किया बेटे तो मेरे पास x की जगह तो ये कंप्लीट लिखना था, इसलिए मैंने कंप्लीट लिख दिया बेटे। n की जगह 2 प्लस 1 3, नीचे बेटे 2 प्लस 1 3 और नीचे ही डेरिवेटिव है बेटे किसका, x का। अब x की जगह तो ये कंप्लीट है तो लिखेंगे ax प्लस b और प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ax प्लस b की पावर बेटे 3 हो जाएगी। अच्छा नीचे देखो ये वाला 3 तो सेम है बेटे, और ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0 प्लस c, आंसर। इस तरीके से करना बेटे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो, जो हमारे को कन्फ्यूज़न करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे बेटे तो आपको इंटीग्रेशन करना है। इस बार 2 टर्म्स एक साथ लिखी गई है। इंटीग्रेशन किसका करना है बेटे, एक तो आपको करना है sin 2x का, दूसरा करना है बेटे 4e की 3x का। तो एक इसका इंटीग्रेट करना बेटे। अच्छा इस तरीके के केस में आप क्या करो कि दोनों को ना अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दो। जैसे कि मान लो पहले sin 2x को लिख लिया बेटे, मैंने लिखा बेटे किसको, sin 2x को dx के साथ में, फिर हमने लिखा बेटे 4e की 3x को dx के साथ में, अलग अलग लिख लिया और कुछ भी नहीं किया। अब इसको तो मैं एज इट इज लिखता हूं। अच्छा इधर से मैं क्या करता हूं बेटे, 4 को बाहर कॉमन ले लेता हूं, अंदर e की 3x है और साथ में dx। अब यहाँ से बेटे 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन sin ax और dx का जो इंटीग्रेशन होता है बेटे वो होता है, क्या होता है बेटे, माइनस कोज ax ओवर a प्लस c। एक तो ये इसका फार्मूला होता है बेटे। और अगर मैं e की पावर ax का इंटीग्रेशन की बात करता हूँ तो इसका फार्मूला होता है बेटे e की ax ओवर a प्लस c। तो हमारे पास ओवरऑल यही फार्मूला रहता है। तो ये वाला फार्मूला ना बेटे, ये वाला फार्मूला मैं पहले यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो देखो a की जगह 2 है, स्टैंडर्ड फार्मूले में a है और हमारे क्वेश्चन में 2 है। तो हमने क्या किया बेटे, हमने भी वही काम किया कि जो स्टैंडर्ड फार्मूले में a है ना उसकी जगह हमने 2 रख दिया, तो कोस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा बेटे। अच्छा इसको c1 इसको c2 कर लो तो प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। अब -4 बेटे, माइनस का 4। अच्छा देखो यहाँ पे e की ax है, यहाँ e की 3x है, तो a की जगह 3 आ गया, तो फिर यहाँ पे भी a की जगह क्या लिख दो बेटे, 3 लिख दो। ये लो जी लिख दिया।
और प्लस यहाँ C1 था ना बेटे, इसको C2 करो, तो हमने इसको क्या मान लिया C2। अब C1 प्लस C2 ओवरऑल मैं C मान लूँगा। तो जो मेरे पास आंसर होगा, तो जो मेरे पास आंसर होगा बेटे वो होगा -1/2 cos 2x और -4/3 e की 3x प्लस c, पीछे आंसर। ये बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है बेटे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट जो है वो आपको आपके सामने नजर आ रही है बच्चे। तो इस क्वेश्चन को भी सिंपली ऐसे ही करेंगे। एक बार तो dx को मैं 4e की 3x लिखूंगा बेटे, और एक बार dx को मैं सिर्फ 1 के साथ लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बाहर, इंटीग्रेशन e 3x और dx, यहाँ पे 1 dx बेटे। देखो ये फार्मूला जो है ना, ये वाला जो मेरा फार्मूला था बेटे, ये सेम ऐसे ही है ना, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। चलो छोड़िए, मेरे को पता है बेटे मेरा 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस C1, ये वाला 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अच्छा e की पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e की ax ओवर a प्लस C2। चलिए पहले करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं बेटे। तो 4 तो बाहर है, e की ax, a की जगह 3 आ गया, तो a की जगह अगर आ गया 3 बेटे, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो सिंपल लगा दूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ उसको, ठीक है। तो e की ax यानी कि 3x अपोन में 3 प्लस C1 या C2 जो मर्जी कर लो, चलो C2 कर दिया। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटे x प्लस C2, C1 कर दिया यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे C1 ले रखा था। अच्छा अब क्या बना बेटे, तो ये बन गया मेरा 4e 3x ओवर 3 प्लस 4C2 प्लस x प्लस C1। अच्छा 4C2 प्लस C1 को मैंने C मान लिया बेटे, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओवरऑल जो मेरा आंसर रहेगा वो कुछ ये रहेगा, और ये मेरा आंसर है। अब मुद्दा है बेटे कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ना 1 का इंटीग्रेशन है बेटे वो x होता है। 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है, तो बेटे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल दिया कि जैसे 1 का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो अपना x होता है। अगर मान लो आपसे कोई पूछ ही ले भाई इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है बेटे, तो उसका जवाब कैसे देना आप ध्यान से समझना। आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि भाई किसी की पावर 0 होने पे उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 होने पे वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 जो है बेटे वो x की पावर 0 के बराबर होता है। तो बेटे जैसे आपको पता चल गया कि x की पावर 0 होने पे वैल्यू 1 होती है, x क्या किसी की पावर 0 होने पे वैल्यू 1 होती है बेटे, तो हमने 1 को हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया x की पावर 0, ठीक है ना। ऐसा तो मुझे प्रूफ करना है, ये मेरा 2 प्रूफ है, ठीक है ना। और इसको मैं देखना था कि ऐसा होता भी है नहीं होता। अब जैसे मेरे को पता चला कि x की पावर 0 1 होता है, तो मैंने 1 को हटा दिया, x की पावर 0 लिख दिया। अब आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था बेटे, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, ये होता है बेटे फार्मूला, और आपने पहले फार्मूला में लगा भी लिया। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ बेटे तो n की जगह 0 आ गया, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये फार्मूले में ना n की जगह मैंने 0 पुट कर दिया प्लस C1। अब x की पावर 1 बाय 1 प्लस C1 बेटे, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई x प्लस C1। C1 कह लो या C कह लो, देखो C1 C2 में कंफ्यूज नहीं होना, C1 C2 C3 C4, ये जैसे हमने यहाँ पे 4 C2 ये सब कांस्टेंट है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, C1 है ये C2 है, डजन मैटर है। तो जैसे आपने देखा कि मैंने जैसे इन दोनों को हटा करके यहाँ C लिख दिए बेटे, और यहाँ पे C1 C2 हटा के C, वो क्योंकि कांस्टेंट है उससे कोई मैटर नहीं करता है, इसलिए उसकी टेंशन ना ले, और सिर्फ जो स्टैंडर्ड फार्मूला बेटे उसकी तरफ ध्यान दें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने ना पहले ही लिख करके लिख लिए बेटे, तो सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है बेटे ये, तो एक काम करते हैं, इसमें ना सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैंने एक्स स्क्वायर को ना 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब अगर मैं इससे अगले वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये तो कट जाएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाता है बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 1 आ जाता है, पीछे dx है। अच्छा अब dx को भी अलग अलग लिख लो, पहले x के स्क्वायर के साथ में dx लिख लो बेटे, और एक बार ना 1 के साथ में dx लिख लो। अब यहाँ तो फार्मूला लगेगा x की पावर n dx का, फार्मूला होता है बेटे x की n+1 ओवर n+1 प्लस C1,
और 1 का इंटीग्रेशन भी आपको पता है, ये होता है बेटे x प्लस C2। दोनों फार्मूले उठा करके यहाँ पे लगा दो बेटे। तो जैसे x की पावर n का फार्मूला होता है बेटे ये वाला, तो हमारे पास x की पावर 2 है, तो n की जगह हमारे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी n की जगह 2 रख दो, तो 2 प्लस 1 अपोन में 2 प्लस 1 प्लस C1, ये तो आ गया इसकी जगह बेटे। फिर बीच वाला माइनस को आगे कैरी कर लिया। 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस C2, ये भी हमने बिल्कुल अभी जस्ट आपको इससे पिछला वाला क्वेश्चन बताया। तो ये हो गया बेटे x की पावर 3/3। अच्छा, C1 C2 की जगह हमने C लिखना है, और ये माइनस का x, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बेटे फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है बेटे। तो हमेशा की तरह क्या करते हैं, dx को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने ax के स्क्वायर के साथ में dx को लिख लिया बेटे, मैंने bx के साथ में d को लिख लिया, dx को लिख लिया बेटे, और मैंने c के साथ भी dx को लिख लिया। dx को अलग के साथ इंडिविजुअल लिख लो। यहाँ पे एक और कोफिशिएंट है बेटे, बाहर चला जाएगा, x का स्क्वायर dx बचेगा। यहाँ पे बेटे b कोफिशिएंट है, वो बाहर चला जाएगा, अंदर सिर्फ x बचेगा, dx बचेगा। अब जैसे ये x है तो इसके ऊपर 1 लिख लो, और यहाँ पे बेटे c बाहर चला जाएगा, अंदर 1 बचेगा, साथ में dx बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी इन सब में एक ही फॉर्म लगने वाला है कि x की पावर n का, वो होता है बेटे x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस C1 या c। अब जैसे बेटे अगर ये वाला फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो मेरा जो x है वो तो x ही है, और n की जगह 2 है, तो n की जगह 2, यहाँ 2 रख लो, 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, और प्लस C1 कर दो चाहो तो। वैसे तो जरूरत नहीं है, एक ही बार में लगा दो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यहाँ भी C1, यहाँ C2, यहाँ C3, कोई कंपलसेशन नहीं है। आप सिर्फ एक बार में इंटीग्रेशन करो, लास्ट में C1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे बेटे यहाँ पे मान लो b x की पावर 1 है बेटे, तो इस बार n की पावर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस में 1। और अभी आपको मैंने ये सिखाया था बेटे कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस C3, इसके साथ लगा दो प्लस C2। अब C1 C2 C3 जगह तो आपने C लिखना, हमेशा की तरह कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया बेटे ax³ 3 प्लस bx के स्क्वेयर बाय 2 और प्लस cx प्लस c। अब यहाँ पे c यूज हो रहा था, तो यहाँ पे c मत लिखो, d लिख दो। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे आंसर लिख दो बेटे। मेरी सलाह रहेगी कि C1 C2 C3 से बचो, क्वेश्चन को सोल्व कर लो, लास्ट में एक c लगा दो। c जरूरी है बेटे, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में c का काम है। मैंने आपको बेसिक में समझाया था, अगर आपने नहीं क्लास लगाई है बेसिक की बेटे, तो उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उसमें जा करके आप देखिए और कमेंट करके बताइए बेटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे, और वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में जो भी 12th क्लास में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं बेटे।